नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमने उन सभी इम्पॉर्टेंट घटनाओं को सम्मिलित किया हुआ है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हैं। कांग्रेस की स्थापना से लेकर हम आज़ादी तक के सभी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक आपने अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं तो आपका संपूर्ण यानी कि मेन पॉइंट जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वे तो आपके तैयार ही हो जाएंगे। तो लास्ट समय के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो इस वीडियो को कम से कम आप 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करेंगे जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड हैं। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट जो आपके उन घटनाओं से बन सकते हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठिए और इस वीडियो को देखिए लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ए ओ ह्यूम को जो है इसका संस्थापक माना जाता है। ए ओ ह्यूम कौन थे? तो यह एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी थे। ए ओ ह्यूम इन्हीं को जो है संस्थापक माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है बम्बई में हुई थी 1885 में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा कांग्रेस का जो पहला सेशन था यह कब होता है? कांग्रेस का पहला सेशन होता है दिसंबर 1885 में। दिसंबर 1885 में जो है कांग्रेस का पहला सेशन होता है बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसके पहले सेशन में जो है 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था इस पहले सेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है। बंगाल विभाजन की अगर हम बात करें तो बंगाल विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन के द्वारा। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन आपका 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो कर्जन के द्वारा किया गया था। ये डेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस डेट को आप याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। कब होती है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कौन कौन इसके संस्थापक थे? तो आप याद कर लीजिएगा। आगा खां हो गए, इसके बाद नवाब सलीमुल्लाह हो गए और इसके बाद मोहसिन मुल्क, इनके नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो ढाका में की गई थी। ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तथा जो आगा खां थे ये मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद कांग्रेस का विभाजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का विभाजन कब होता है? तो सूरत अधिवेशन, आपको याद होगा कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी घोष के द्वारा। तथा इसी कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस जो है 2 धड़ों में विभाजित हो जाती है, एक गरम दल और एक नरम दल। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का विभाजन कहाँ पर होता है? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बट जाती है। तथा इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है रास बिहारी घोष के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया था? तो आपको पता होगा 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो उस समय जो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में होता है। तथा इंग्लैंड का जो उस समय सम्राट था जॉर्ज पंचम, उसी के स्वागत में जो है 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। तथा इसी दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है 1911 में। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है।
और इसके बाद यह जो दिल्ली दरबार था, इसमें और भी इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए थे, उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को तो 1911 में रद्द कर दिया गया था, लेकिन जो राजधानी थी भारत की, उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की भी घोषणा कर दी गई थी इस दिल्ली दरबार में। फाइनली 1912 में जो राजधानी थी वह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद एक और इवेंट इसमें हुआ था दिल्ली दरबार में। 1912 में ही बिहार को जो है बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत बना दिया जाता है तथा उड़ीसा भी उस समय बिहार में शामिल था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यानी कि बिहार को बंगाल से अलग कर एक भिन्न प्रांत बना दिया जाता है, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। 1912 का ये इवेंट मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली दरबार के समय ही ये सभी इवेंट हुए थे आपके। मॉर्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, तो आप याद कर लीजिएगा, मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ था आपका 1909 में। बस इसकी यही डेट आपको याद रखनी है। तथा यह इम्पॉर्टेंट क्यों था, तो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था यह इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसने जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी थी। इसी कारण से यह काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था थी वह मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा 1909 में की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट इवेंट होता है आपका गदर पार्टी की स्थापना। आप याद कर लीजिएगा, गदर पार्टी की स्थापना जो है कब की जाती है, आपसे पूछा जा सकता है। तो 1 नवंबर 1913 को, 1 नवंबर 1913 को जो है गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। कहाँ पर, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में जो है लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1913 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा सोहन सिंह भाखना जो थे गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री और काशीराम इसके कोषाध्यक्ष चुने गए थे गदर पार्टी के। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा गदर पार्टी के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था, साप्ताहिक यह पत्रिका थी जिसका नाम था गदर। तो गदर जो पत्रिका थी यह साप्ताहिक पत्रिका हुआ करती थी। स्टार्टिंग में जब इसका प्रकाशन हुआ था तो इसका जो पहला अंक था वह उर्दू में प्रकाशित हुआ था। तो ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, गदर पत्रिका का जो पहला अंक था वह उर्दू में प्रकाशित किया गया था। बाद में चलकर यह जो पत्रिका थी गदर पत्रिका गुरुमुखी में छपने लगी थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद होम रूल लीग की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। एक आपकी तिलक की थी और एक थी आपकी एनी बेसेंट की। दोनों की स्थापना की डेट अलग अलग है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है आपको। तो तिलक की जो होम रूल लीग थी, बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग थी, इसकी स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1916 को और बेलगाम में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। कहाँ कहाँ पर इसका कार्य क्षेत्र था, कई बार पूछा जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक की जो लीग थी इसका कार्य क्षेत्र था कर्नाटक, महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर आप याद कर लीजिएगा, तिलक की जो होम रूल लीग थी उसका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र में था लेकिन बम्बई को छोड़कर था। इसके बाद मध्य प्रांत और बरार, इन जगहों पे जो है होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र था। किसकी होम रूल लीग का, तो बाल गंगाधर तिलक की। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद एनी बेसेंट की होम रूल लीग की अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट के होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 सितंबर में। यानी कि तिलक की लीग पहले स्थापित हुई थी और बाद में उसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट की लीग स्थापित हुई थी। तथा एनी बेसेंट की लीग का जो मुख्यालय था वह अड्यार में था। कहाँ पर था, तो अड्यार में जो है, अड्यार इस प्रकार से लिखाएगा, अड्यार में जो है एनी बेसेंट के होम रूल लीग का जो है मुख्यालय था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। यह बहुत सारे कारणों से न्यूज में था, जिनमें से 2 कारण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला कारण था इस लखनऊ अधिवेशन में जो कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 में गरम दल और नरम दल में, पुनः कांग्रेस एक हो जाती है लखनऊ अधिवेशन में। यानी कि गरम दल और नरम दल के मध्य समझौता हो जाता है, गरम दल और नरम दल पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हो जाते हैं। तो पहले चीज़ यह जो थी आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी, मुस्लिम लीग, कांग्रेस और
मुस्लिम लीग के मध्य जो है समझौता होता है, जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा जो लखनऊ अधिवेशन था यह आपका हुआ था दिसंबर 1916 में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इस कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा इसी अधिवेशन में कांग्रेस जो दो धड़ों में बंट गई थी, पुनः कांग्रेस एक हो जाती है और इसके बाद इसी अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है, जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद बात आती है मॉन्टेग्यू घोषणा की। तो मॉन्टेग्यू घोषणा कब होती है? 20 अगस्त 1917 को। आप याद कर लीजिएगा, मॉन्टेग्यू घोषणा कब होती है? तो 20 अगस्त 1917 को होती है। बस इसकी आप डेट याद कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि मॉन्टेग्यू घोषणा कब होती है? तो 20 अगस्त 1917 को होती है। इसके बाद रॉलेट एक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑफिशियल रूप से रॉलेट एक्ट कानून आता है आपका 19 मार्च 1919 को। आप याद कर लीजिएगा, ऑफिशियल रूप से पूरी तरह से यह कानून कब आता है, लागू होता है? तो 19 मार्च 1919 को जो है रॉलेट एक्ट पास होता है। इसको जो है काला कानून के भी नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें यह व्यवस्था थी कि किसी भी व्यक्ति को जो है जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी ब्रिटिश सरकार। तो इसी कारण से इस कानून को काला कानून के नाम से भी जाना जाता था, जिसका भारी मात्रा में भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑफिशियल रूप से जो रॉलेट एक्ट था यह 19 मार्च 1919 को आता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद रॉलेट एक्ट के बाद आता है कौन सा घटना आती है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। यह डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसके बाद महात्मा गांधी की वापसी कब होती है? तो महात्मा गांधी आपके 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। इसके बारे में आपको याद रखना है। महात्मा गांधी की वापसी कब होती है? तो महात्मा गांधी की वापसी होती है जनवरी 1915 में। 9 जनवरी 1915 आप याद कर लीजिएगा। तथा 9 जनवरी का जो दिन है हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी इसी दिन भारत वापस आए थे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में हुआ था। इतना आप याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में हुआ था। शौकत अली और मोहम्मद अली इन दोनों के द्वारा मिलकर इसकी शुरुआत की गई थी खिलाफत आंदोलन की। चंपारण सत्याग्रह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका 1917 में। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो महात्मा गांधी के द्वारा जब भारत महात्मा गांधी आए थे तो सबसे पहला जो सत्याग्रह था यही स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, चंपारण सत्याग्रह। तो इसके बारे में आपको याद रखना 1917 में हुआ था। तथा इस चंपारण सत्याग्रह को हम क्या कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल आपकी हुई थी 1918 में। तथा खेड़ा सत्याग्रह आपका हुआ था 1918 में। तथा अहमदाबाद मिल हड़ताल को हम प्रथम भूख हड़ताल के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा खेड़ा सत्याग्रह को हम प्रथम असहयोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे फैक्ट छोटे छोटे आपको याद रखने हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था, फिर अहमदाबाद मिल हुआ था हड़ताल, और इसके बाद आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आपको पता होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है हंटर कमीशन का गठन किया गया था। तो इसी हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित किया था 28 मई 1920 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 28 मई 1920 को। यह किससे संबंधित थी? तो जलियांवाला बाग से संबंधित थी। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो असहयोग आंदोलन आपका शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। और 1 अगस्त 1920 को जिस दिन आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि 1 अगस्त 1920 को आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इसी दिन जो है तिलक का निधन भी हो जाता है 1 अगस्त 1920 को ही। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। गोरखपुर में एक जगह आपको मिलेगी चौरी चौरा,
यहीं पे जो है यह कांड हुआ था, जिसमें जो है 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसी घटना के चलते जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था तो महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी थे गुजरात के बारदोली में। कहाँ? तो गुजरात के बारदोली में थे महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। CR दास यानी कि चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो हैं इसके महामंत्री बनाए गए थे स्वराज पार्टी के। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद स्वराजियों के द्वारा यानी कि स्वराज पार्टी के द्वारा जो है जो चुनाव लड़ा गया था, तो पहली बार चुनाव में जो भाग लिया था इसने, मतलब स्वराजियों ने चुनाव में भाग लिया। आगे चलकर जैसे 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर दिया गया और 1925 में जो है स्वराज पार्टी ने चुनाव में भाग लिया और 1925 में जो है विट्ठल भाई पटेल को जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कराने में ये सफल हो गए स्वराज पार्टी वाले। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि स्वराज पार्टी से ही रिलेटेड थे आपके विट्ठल भाई पटेल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा ये विट्ठल भाई पटेल जो थे ये 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं स्वराज पार्टी से ही। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो 24 अक्टूबर 1924 को कानपुर में, कहाँ पर? तो 24 अक्टूबर 1924 को जो है कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद HRA जिसकी स्थापना अब 24 अक्टूबर 1924 को हो गई है, इसी के जो क्रांतिकारी लोग थे इन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, काकोरी कांड का नाम बदल कर दिया गया है क्या? तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। तो HRA के जो क्रांतिकारी थे इन्हीं के द्वारा मिलकर ही काकोरी कांड को अंजाम दिया जाता है। कब? तो 9 अगस्त 1925 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इस घटना के बाद कौन कौन लोग गिरफ्तार होते हैं जो काकोरी कांड में सम्मिलित होते हैं? इनमें से आपके क्रांतिकारी थे अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। ये गिरफ्तार कर लिए गए और इनको जो है फांसी की सज़ा दे दी गई। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अब आगे चलकर इस HRA पार्टी का नाम बदल कर दिया जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि हिंदुस्तान के बाद जो है सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया जाता है इस पार्टी में। यानी कि अब इसका नाम, पहले जो पार्टी आपके HRA हुआ करती थी अब उसको HSRA के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सितंबर 1928 में। कहाँ पर? तो फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1928 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की जाती है? इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति तो नवंबर 1927 में होती है। आप याद कर लीजिएगा, साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में होती है। और साइमन कमीशन का भारत कब आगमन होता है? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। अब साइमन कमीशन का भारत आने पर अत्यधिक विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि जो साइमन कमीशन था इसमें जो है सभी सदस्य बाहरी थे, ब्रिटिश थे, इसी कारण से इसका विरोध किया गया था। किसके सुझाव पर जो है भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, ये भी पूछा जाता है कई बार प्रश्न। तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तथा इसी कारण से जो साइमन कमीशन था उसको वाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य सम्मिलित नहीं था। जैसे ही यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचता है, यह आयोग मतलब 3 फरवरी 1928 को जो है बम्बई साइमन कमीशन जैसे ही पहुंचता है तो इसका बहुत ही अत्यधिक मात्रा में
विरोध किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तथा इसी साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त ही जब लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो इनके ऊपर जो है लाठी लग गई। लाठी चार्ज उस समय हो गया विरोध प्रदर्शन के दौरान, ब्रिटिशों के द्वारा जो है लाठी चार्ज करवा दिया जाता है। तो इसी लाठी चार्ज में बहुत सारी लाठियां जो है लाला लाजपत राय के सर पर लगती हैं, जिसके कारण से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है 30 अक्टूबर 1928 को। तो कहाँ पर ये विरोध कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे? तो ये लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे 30 अक्टूबर 1928 को, और यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की। थी इसके बारे में आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद सॉन्डर्स की हत्या कब हुई थी? 17 दिसंबर 1928 को जो है सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है किसके द्वारा की गई थी? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के द्वारा जो है सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई। यह एक पुलिस अधिकारी था, इसके बारे में आपको याद रखना है। केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट कब किया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा किसके द्वारा किया गया था। सबसे पहले आप जान लीजिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को जो है बम फेंका गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है क्यों फेंका गया था। तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में आपसे पूछा जा सकता है। तो पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका जाता है 8 अप्रैल 1929 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट को जो है, नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया था? तो अगस्त 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था। किसके द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई थी? इस रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जो थे ये नेहरू रिपोर्ट के जो है अध्यक्ष थे। तो इसके बारे में आपको याद रखने के नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद इसी नेहरू रिपोर्ट को जो है जब प्रस्तुत किया गया सभी के सामने, तो जो जिन्ना था, जिन्ना के द्वारा इस रिपोर्ट को जो है अस्वीकार कर दिया जाता है और जिन्ना ने जो है 14 सूत्री मांगों को जो है सामने रखा था। तो ये जो 14 सूत्री मांगें थी आपकी मार्च 1919 में सामने रखी जाती हैं जिन्ना के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट को जब अस्वीकार जिन्ना कर देते हैं तो इसी के बाद जो है जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री मांगें जो है मार्च 1929 में रखी जाती हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद बारदोली आंदोलन कब आपका होता है? अक्टूबर 1928 में आपका बारदोली आंदोलन होता है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो बारदोली आंदोलन आपका होता है अक्टूबर 1928 में। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि में मतलब गुजरात के जो उस समय किसान थे ये लगान वृद्धि के चलते जो है आंदोलन कर रहे थे। तो इसी आंदोलन में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनका नेतृत्व करते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखने की सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है बारदोली आंदोलन हुआ था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, गुजरात के किसानों से संबंधित आपका है बारदोली आंदोलन, आपका अक्टूबर 1928 में हुआ था। कांग्रेस का लाहौर सेशन सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दिसंबर 1929 में आपका होता है कांग्रेस का लाहौर सेशन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इस लाहौर सेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के लाहौर सेशन की अध्यक्षता की जाती है। और इसी लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था पूर्ण स्वराज का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद प्रथम स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो 26 जनवरी 1930 को जो है प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि हमारा जो प्रथम स्वाधीनता दिवस था यह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद लॉर्ड इरविन की घोषणा कब हुई थी? इरविन के द्वारा घोषणा की गई थी अक्टूबर 31, 1929 को। इसके बारे में आपको याद रखना है, इरविन की घोषणा कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1929 को। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद दिल्ली घोषणा पत्र आपका होता है 2 नवंबर 1929 को, बस इसकी डेट आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, नमक सत्याग्रह। मैं आपको बता दूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रथम चरण था
यह 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है दांडी मार्च के रूप में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया जाता है दांडी मार्च के रूप में 12 मार्च 1930 को। इसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की थी तथा लगभग 375 किलोमीटर दूर स्थित गुजरात के समुद्र तट पर एक गांव था डांडी, यहीं डांडी पहुंचकर उन्होंने 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ा था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत दांडी मार्च के रूप में होती है 12 मार्च 1930 को, और महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ा जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो आप याद कर लीजिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, बस इसकी डेट आपको याद रखनी है। 12 नवंबर 1930 से लेके आपका जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी ने हिस्सा नहीं लिया था, सिर्फ आपका जो सेकेंड वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा। इसके बाद आपके जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड। उस समय तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद आपका होता है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता की डेट क्या होती है, 5 मार्च 1931 को आपका होता है गांधी इरविन समझौता। महात्मा गांधी और किसके मध्य, तो इरविन के मध्य यह समझौता होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इस समझौते के बाद जो है कांग्रेस के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है और जो कांग्रेस थी वह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो जाती है। तो इसी गांधी इरविन समझौता के बाद ही आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें महात्मा गांधी हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आपका 29 मार्च 1931 को होता है कांग्रेस का कराची सेशन, इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा कांग्रेस के कराची सेशन की जो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है कांग्रेस के कराची सेशन की अध्यक्षता की गई थी, इसके बारे में आपको याद रखना है। 29 मार्च 1931 को आपका हुआ था कांग्रेस का कराची सेशन। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका होता है सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी हिस्सा लेते हैं, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था, भाग लिया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी जो है कब हुई थी, तो आप याद कर लीजिएगा। इनके ऊपर जो है जब इन्होंने बम फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जब बम फेंका गया था किसके द्वारा, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। तो आगे चलकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कुछ अन्य क्रांतिकारियों को भी गिरफ्तार किया जाता है तथा इन पर जो है लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया जाता है और आगे चलकर इसी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा मतलब फांसी दी जाती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा 23 मार्च का जो दिन है हम भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनः शुरुआत हो जाती है। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जैसे ही लौटते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एक्चुअली आपका जो है असफल रहता है। महात्मा गांधी नाराज होकर जो है ब्रिटिशों से नाराज होकर, उनकी नीतियों से नाराज होकर जो है महात्मा गांधी वापस जब इंडिया आते हैं तो इनके द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण की जो है शुरुआत कर दी जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तथा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का सेकेंड फेज था इसको शुरू किया गया था 1 जनवरी 1932 को, परंतु यह ज़्यादा देर तक नहीं चला था क्योंकि कांग्रेस के जितने भी इम्पॉर्टेंट लीडर थे उनको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो कांग्रेस का जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो सेकेंड फेज था वह
1 जनवरी 1932 को स्टार्ट होता है, शुरू होता है, लेकिन बहुत ही कम समय तक यह चलता है क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को जो है तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है ब्रिटिशों के द्वारा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, सांप्रदायिक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड के बारे में आइए बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सांप्रदायिक पंचाट की जो घोषणा है, जिसको हम कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं, 16 अगस्त 1932 को की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो उस समय था, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद पूना पैक्ट कब होता है? पूना पैक्ट आपका होता है 24 सितंबर 1932 को। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 24 सितंबर 1932 को जो है पूना पैक्ट होता है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इस पूना पैक्ट में होता क्या है? पूना पैक्ट में जो है दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो कम्युनल अवार्ड में ब्रिटिशों के द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी, उस व्यवस्था को पूना पैक्ट के अंतर्गत समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी जाती है। इसके साथ ही केंद्रीय विधानमंडलों में सुरक्षित सीटों की जो संख्या थी उसको 18% तक बढ़ा दी जाती है दलितों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है जो पूना पैक्ट से रिलेटेड है। ये महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य हुआ था 24 सितंबर 1932 को। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका होता है नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक। बस इसकी आपको डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तथा कांग्रेस के द्वारा जो है इस सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था। तथा इसी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में ही 1935 के भारत शासन अधिनियम की रूपरेखा को सामने रखा गया था। इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसकी जो रूपरेखा थी उसको सामने रखा गया था तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान। इसके बाद आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया जाता है? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है 1934 में किया गया था। मई 1934 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसके संस्थापक माने जाते हैं आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं आपके जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपकी की जाती है 1 मई 1939 को। किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसकी भी कहानी आइए जान लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस प्रकार से होती है। तो आपको पता होगा त्रिपुरी सेशन जो आपका होता है 1939 में, आपको पता होगा कांग्रेस का जो त्रिपुरी सेशन होता है इसकी अध्यक्षता सबसे पहले मिलती है किसको? आपके सुभाष चंद्र बोस को जो है इसकी अध्यक्षता मिल गई होती है त्रिपुरी सेशन की, परंतु कुछ विवाद के चलते, कुछ मतभेद के चलते महात्मा गांधी और इनके मध्य कुछ मतभेद हो गया सुभाष चंद्र बोस के मध्य, जिस कारण से सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो इसी कारण से इसको हम त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस की अध्यक्षता से जो है इस्तीफा दे दिया गया तथा कांग्रेस को छोड़ दिया जाता है बाद में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो यह जो त्रिपुरी संकट था आपका 1939 में होता है और इसी त्रिपुरी संकट के बाद जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और आगे चलकर इनके द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है मई में, यानी कि कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के पश्चात मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला इम्पॉर्टेंट इवेंट है मुक्ति दिवस। इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो मुक्ति दिवस आपका मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग की तरह जो है मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अब यह क्यों मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल उस समय हुआ करता था, कांग्रेस के मंत्रिमंडल के द्वारा जब त्याग पत्र दे दिया जाता है तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है 22 दिसंबर 1939 का जो दिन था वह मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बस सिंपल सी चीज़ आप याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। कांग्रेस के मंत्रिमंडल के द्वारा त्यागपत्र देने के पश्चात जो
मुस्लिम लीग वाले लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, वे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जिस कारण से जो मुस्लिम लीग के नेता थे वे 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसका अगर कारण पूछ ले कि मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया था, तो आप याद कर लीजिएगा, इसी दिन कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा मुक्ति दिवस आपका मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की गई थी 24 मार्च 1940 को। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो 24 मार्च 1940 को जो है आपके पाकिस्तान की मांग की जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है लाहौर में मार्च 1940 में ही, और इसी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, और इसी लाहौर अधिवेशन में ही जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रस्तुत किया तथा पहली बार पाकिस्तान की मांग की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है 24 मार्च 1940। अगस्त प्रस्ताव आपका कब आया था, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। तो 8 अगस्त 1940 के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, किसके द्वारा, तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा जो है वायसराय प्रस्ताव, मतलब अगस्त प्रस्ताव की जो घोषणा 1940 में की जाती है, किसके द्वारा, तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। तो बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्रिप्स मिशन भारत कब आता है, मार्च 1942 में। इसके बारे में आपको याद रखना है, क्रिप्स मिशन भारत कब आता है, तो मार्च 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आता है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद एक इवेंट आपका बच गया था अगस्त प्रस्ताव के बाद वाला, जो था आपका यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका अक्टूबर 1940 में होता है, तो आप याद कर लीजिएगा। अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है, जैसे ही अगस्त प्रस्ताव आपका पेश किया जाता है लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, इसके बाद अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा, तथा महात्मा गांधी के द्वारा अक्टूबर 1940 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है 1940 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कहाँ से की जाती है, तो महाराष्ट्र के पवनार से। कहाँ से, तो महाराष्ट्र के पवनार से कुछ चुने हुए व्यक्तियों के साथ जो है महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आपका जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था अक्टूबर 1940 में स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। कहाँ से, तो महाराष्ट्र के पवनार से। कहाँ से, तो महाराष्ट्र के पवनार से इसको शुरू किया गया था अक्टूबर 1940 में। क्यों शुरू किया गया था, तो अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद शुरू किया गया था। फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद क्रिप्स मिशन की हमने बात कर ली है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन को देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था यह कब लाया गया था, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल रूप से जो भारत छोड़ो आंदोलन था यह शुरू आपका होता है 9 अगस्त की सुबह, यानी कि प्रस्ताव आपका आता है 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव आता है, और 9 अगस्त यानी कि इसके अगले दिन ही आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। जिस दिन अगली सुबह यानी कि 9 अगस्त को आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, इसी दिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर की शुरुआत की जाती है, और इसी ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा अन्य जो इम्पोर्टेंट लीडर थे जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, गोविंद बल्लभ पंत हो गए, जेबी कृपलानी हो गए, पट्टाभी सीतारामैया हो गए, इनको गिरफ्तार करके अहमदनगर जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लीडर थे जिनको गिरफ्तार करके हजारीबाग की सेंट्रल जेल में रख दिया जाता है। एक थे आपके जयप्रकाश नारायण को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में बंद कर दिया जाता है। कहाँ पर, हजारीबाग की सेंट्रल जेल में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद को पटना की जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ये फैक्ट बस आप याद रखिएगा। इसके बाद राजगोपालाचारी फार्मूला आपका आया था 1944 में, बस इसकी डेट आप याद कर लीजिएगा। 1944 में आपका राजगोपालाचारी फार्मूला आया था। इसके बाद वेवेल योजना आपकी आई थी जून 1945 में, बस इसकी डेट आपको याद रखनी है। वेवेल प्लान आपसे पूछा जा सकता है, तो
जून 1945 में आपकी वेवेल योजना आई थी। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद इसी वेवेल योजना को, अच्छा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इस वेवेल योजना को प्रस्तुत किसने किया था? तो उस समय भारत का जो वायसराय था वह था लॉर्ड वेवेल। इसी के द्वारा जो है इस योजना को प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? तो 14 जून 1945 को। तो इसी योजना पर विचार करने के लिए ही शिमला समझौता का आयोजन किया गया था, शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था 25 जून 1945 को। तो बस इतनी डेट आपको याद रखनी है। इसके बाद नौसेना विद्रोह आपका होता है 18 फरवरी 1946 को। ये डेट आपको याद रखनी है। 18 फरवरी 1946 को आपका नौसेना विद्रोह होता है। इंपॉर्टेंट है। रॉयल इंडियन नेवी के रॉयल इंडियन नेवी के HMIS तलवार के जो 1100 नाविक थे, इनके द्वारा जो है नस्लवादी भेदभाव, बेकार खाने तथा कम वेतन के प्रतिवाद में जो है हड़ताल की जाती है, जिसको हम नौसेना विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा, रॉयल इंडियन नेवी के HMIS तलवार के नाविकों के द्वारा जो है इस विद्रोह को किया जाता है 18 फरवरी 1946 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद कैबिनेट मिशन का आगमन भारत कब होता है? मतलब कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आता है? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आपका दिल्ली आता है। तथा कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर जो है ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आप याद कर लीजिएगा, 16 अगस्त 1946 को आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो है पूरे देश में जो है बहुत ही बुरी तरह से दंगा फसाद होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मेनली आपका पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक मात्रा में दंगा फसाद देखने को मिलता है 16 अगस्त 1946 को। तो इसके बारे में बस इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था पहली बार 2 सितंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने जो है अपने मंत्रिमंडल के 11 सदस्यों के साथ जो है शपथ ली थी 2 सितंबर 1946 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। वहीं संविधान सभा की जो पहली बैठक थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना तथा संविधान सभा की पहली बैठक का जो है विरोध किया गया था, बहिष्कार किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद माउंट बेटन योजना की अगर हम बात करें तो इसकी पहले पृष्ठभूमि जान लीजिए। 20 फरवरी 1947 को जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा की गई कि जून 1948 से पहले जो है भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए। तो इसी घोषणा के बाद जो है लॉर्ड माउंट बेटन को वायसराय बनाया जाता है और वह भारत आता है। तो जब वह भारत आता है, बनकर भारत आता है, मार्च 1947 में माउंट बेटन जो है भारत वायसराय बनकर आता है। तो इसके द्वारा 3 जून की योजना प्रस्तुत की जाती है। 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की जाती है जिसको हम माउंट बेटन योजना के नाम से जानते हैं, या इसको हम 3 जून की योजना के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा 3 जून की योजना के अंतर्गत जो है 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण का दिन निश्चित किया गया था माउंट बेटन के द्वारा। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आपका पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 18 जुलाई 1947 को आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। तथा इसी अधिनियम के अनुसार जो है 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 स्वतंत्र प्रदेशों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारतीय गणतंत्र की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। भूदान आंदोलन आपका होता है 18 अप्रैल 1951 को। तो फाइनली यहाँ पे आज का वीडियो समाप्त होता है। आई होप यह वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगेगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।